नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माई चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन जो कि एक अभियान है फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, लाइक फीटर टर्नर मशीन टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है। दोस्तों, मल्टी टाइम इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर से हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आईटीआईज में, एंटिस के एग्जाम्स में, डीआरडीओ में, इसरो में, भेल में, सेल, गेल, एमडीएल, ओएफबी, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएएल, इसी तरह से दोस्तों ऑल टेक्निकल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई से रिलेटिव, इन ट्रेड जो कि मैंने आपको बताया, फीटर टर्नर मशीनिस्ट से रिलेटिव कंटेंट तो इसमें है ही 80% से ज़्यादा। 20% से ज़्यादा कंटेंट जो दोस्तों इसमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे द्वारा, वो अदर ट्रेड्स के लिए भी इंक्लूडेड है। इसका आज पार्ट 21 है। इससे पहले मैं पार्ट 20 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आपने जितने भी सेशन मैंने अभी तक अपलोड किए हैं काफ़ी इन्जॉय किए होंगे, काफ़ी आपने कुछ सीखा होगा उनसे। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कैसे आपको इस कैंपेन में इनरोल होना है। तो सबसे पहले जाना आपको यूट्यूब पर, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है, देन प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी विद पिक्टोरियल व्यू। जैसे कि मेरा आपको साइड में लोगो दिख ही रहा है चैनल का, टेक्निकल कैंपेन के नाम से। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और रही टेक्निकल कैंपेन के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने आज के सेशन की ओर। इसका दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इट डिनोट्स इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में एबीसी क्या डिनोट करता है? एबीसी में फर्स्ट एड का एबीसी होता है, उसमें ए का क्या मीन्स होता है, इसमें सीधा सीधा ये पूछा गया है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एड से रिलेटिव, सेफ्टी से रिलेटिव हमारा जो क्वेश्चन रहता है, पहला क्वेश्चन सेफ्टी से रिलेटिव ही रहता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एबीसी होता क्या है फर्स्ट एड का। तो बात कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ। का जो आंसर होता है इसमें, जो ए बी सी फर्स्ट एड में, ए जो होता है एयर वे होता है, एयर वे, वायु मार्ग। बी जो होता है ब्रीथिंग के लिए होता है, एंड सी होता है सर्कुलेशन के लिए। का पिक्टोरियल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एयर वे मीन्स टू एयर वे मतलब वायु मार्ग, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, सर्कुलेशन मतलब जो वायु है वो सर्कुलेट हो रही है। तो ये एक प्रोसेस होता है इन इमरजेंसी के दौरान। अगर कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है? एयर चेक करनी होती है, शरीर में एयर है या नहीं है। ब्रीथिंग, सांस हल्की फुल्की जा रही है, प्रॉपर सांस है या नहीं है। और सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जैसे बोलते हैं, नब्ज चेक करके डॉक्टर वगैरह देखते थे, सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सब देखना होता है। एक इसी में दोस्तों एक प्रोसेस और होता है जिसको बोलते हैं हम सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूशन रेस्क्यूशन। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक इमरजेंसी प्रोसीड्यूर है दैट कंबाइंस होता है चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट के ऊपर आपने देखा होगा, कई बार मूवियों में भी देखा होगा, क्योंकि कई समुद्र में आदमी डूब जाता है या कुछ सी वजह से हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। तो उस दौरान क्या करते हैं, उसके चेस्ट पे क्या होता है, कंप्रेस किया जाता है। मतलब बिल्कुल चेस्ट के मिड में कंप्रेस किया जाता है, जिससे क्या होता है, कई बार मतलब होता क्या है कि ये सांस अगर रुकी हुई होती है तो मतलब इसमें चांसेस होता है किसी भी व्यक्ति को फिर से पुनर्जीवित करने का, अगर किसी को कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है तो। तब सांस, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जैसे सांस रुक गई है। तो इस कंडीशन के दौरान क्या होता है, कई बार आदमी जो मतलब पीड़ित होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक सीपीआर प्रोसेस होता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा किस तरीके से होता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर प्रिजन लेंथ मेजरमेंट्स। द स्लिप गेज आर अवेलेबल इन 4 ग्रेड्स एज पर BI स्टैंडर्ड। BI स्टैंडर्ड मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स इज मीन्ड ओनली फॉर रेफरेंस। BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से स्लिप गेज की जो प्रिसीजन लेंथ मेजरमेंट, एक ये स्लिप गेज होते हैं, गेज ब्लॉक, स्लिप गेज, जॉनसन गेज, इन आदि नाम के नामों से जाना जाता है। इसमें जो रेफरेंस के लिए होता है, ये 4 ग्रेड में होते हैं। रेफरेंस के लिए 0 वाला होता है, A1 वाला होता है, 0 वाला होता है, या फिर 2 ग्रेड्स वाला होता है। तो यही पूछा गया है जो रेफरेंस के लिए हम रखते हैं कौन सा ग्रेड होता है। रेफरेंस के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, रेफरेंस के लिए जो हम रखते हैं वो 0 ग्रेड के लिए रखते हैं। 0 ग्रेड हमारा रेफरेंस के लिए होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर दिखाया गया है, स्लिप गेज आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड डोज। जो 0 होता है वो रेफरेंस के लिए होता है। स्टैंडर्ड जो हमारा ये ग्रेड होता है 00 वाला, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड रूम के लिए।
कैलिब्रेशन ग्रेड होता है एक एडिशनली, और 1 जो होता है 1 एंड 2 ये हमारा टूल रूम और वर्कशॉप में यूज़ किए जाते हैं इन ग्रेड के। इनमें दोस्तों जैसे कि मैंने आपको साइड में एक व्यू दिखाया गया है स्लिप गेज का एक बॉक्स का, क्योंकि इसमें क्या होता है ये बॉक्स है M112 वाला, 112 सेट है इसमें, ये जो कि आपको सेट दिखाया गया है M112 का। इसमें क्या होता है 0.000 M, यानी कि एक माइक्रोन के 9 पीस ब्लॉक होते हैं, 10 माइक्रोन डिफरेंस के 49 होते हैं, और 50 माइक्रोन डिफरेंस की फिर 49 होते हैं, और 25 माइक्रोन का जो डिफरेंस होता है उसमें 4 होते हैं, और एक एडिशनली होता है जो होता है इसका, इसमें होता है ये 1 माइक्रोन का भी, 1 माइक्रोन का 50वां भाग, यानी कि 1 माइक्रोन से भी आधा भाग उसका एक एडिशनली ब्लॉक होता है। इस तरह से इसमें 112 ब्लॉक होते हैं, और मैनी मैनी ब्लॉक्स आते हैं, जैसे 45 नंबर्स के ब्लॉक आते हैं, 87 नंबर्स का ब्लॉक है, 28 नंबर का ब्लॉक है, इस तरह के एक आदि ब्लॉक आते हैं इसमें स्लिप गेज में। तो इसका यूज़, जो स्लिप गेज का यूज़ किया था साइन बार के साथ भी किया जाता है, और हमारा जो डायल बोर गेज होता है उसको ट्रू, उसकी जीरो सेटिंग करने के लिए भी स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। एक फाइन, क्योंकि स्लिप गेज क्या होता है दोस्तों, ये हमें इतनी एक्यूरेसी प्रदान करता है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एक्यूरेसी आप यहाँ समझ सकते हैं, जब इसका जो पीस आता है 1 माइक्रोन से भी आधा, क्योंकि डिफरेंस होता है 1 माइक्रोन का भी आधा, 1 माइक्रोन का आधा मतलब 0.5 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन तक ये अवेलेबल है, तो इसकी एक्यूरेसी का आप पता लगा ही सकते हो कितनी हो सकती है। ठीक है, मैं बता सकता हूँ दोस्तों, इस तरह से आप अगर आप पढ़ते हो समझते हो क्वेश्चन को, तो ये जो आपकी एक लेवल है, स्ट्रेटेजी है एक पढ़ाने का, समझाने का, आपको काफ़ी मददगार होगा आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बने रहिए टेक्निकल कैंपेन के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स फॉर्म इज प्रोवाइडेड इन द थ्रेडेड पार्ट्स वेयर द प्रेशर एक्ट ऑन द फ्लैंक ऑफ द थ्रेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के दौरान, जो कि एक ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के दौरान कौन सी ऐसी एक थ्रेड है जिसके एक तरफा लोड पड़ता है, फ्लैंक पर एक तरफा लोड पड़ता है। हिंदी में आप देख लीजिएगा, थ्रेडेड भागों में निम्नलिखित में से कौन सा थ्रेड फॉर्म प्रदान किया जाता है जहां संचरण के दौरान थ्रेड्स के एक तरफ दबाव काम करता है। इनमें से कौन सी ऐसी थ्रेड है, आपने अगर थ्रेड देखी बी थ्रेड तो आपने नॉर्मली देखी होगी, स्क्वायर थ्रेड भी देखी होगी, नकल थ्रेड मैं आपको बता देता हूँ। आपको जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक का बोतल होगा, पेप्सी का बोतल होती है, इन पे क्या होता है नकल थ्रेड ही होती है, वो आपने ये भी देखी होगी आपने। बटरस थ्रेड में आपको बता देता हूँ, बटरस थ्रेड इसका करेक्ट आंसर है कि उसमें क्या हुआ एक तरफा लोड पड़ता है। और बटरस थ्रेड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कारपेंटर वाइस में, लेग वाइस में क्या होती है बटरस थ्रेड ही होती है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। एक यूनिफाइड थ्रेड, ये इसका प्रयोग भी हम जो जनरल पर्पस के लिए करते हैं। मेट्रिक थ्रेड, जो कि इसका एंगल जो 60 डिग्री होता है, इसका प्रयोग भी जनरल पर्पस के लिए किया जाता है। स्क्वायर थ्रेड, जो कि स्क्वायर थ्रेड का जो प्रयोग किया जाता है वो बेंच वाइज वगैरह में स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, एंड पावर ट्रांसमिशन में एक्मे थ्रेड का प्रयोग भी पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर स्ट्रॉन्ग होती है सॉरी देन स्क्वायर थ्रेड की अपेक्षा ये काफ़ी मजबूत होती है। बटरस थ्रेड जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ एक्मे थ्रेड के बारे में, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है। एक्मे थ्रेड का अगर आपसे पूछा जाए एंगल, खाली इतना पूछा जाए एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है तो 29 डिग्री होता है। अगर पूछा जाए आपसे ब्रिटिश एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है तो भी 29 डिग्री होता है। अगर पूछा जाए मीट्रिक एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है तो 30 डिग्री होता है। ये चीज़ें हमने नोट करके रख लेनी है। पूछा जाता है बटरस थ्रेड का एंगल कितना हो 45 डिग्री, यही थिक थ्रेड है जिसमें एक तरफा लोड पड़ता है। इस थ्रेड को हम साटूथ थ्रेड भी बोल देते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से अगर आप पढ़ते हो समझते हो आसानी से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आसानी से आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए फिनिश कट इज गिवन टू इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ ए रफ मिल्ड वर्कपीस। एक फिनिश कट में, क्योंकि एक हमारे पास रफ मिल्ड वर्कपीस है, रफ मिलिंग किया हुआ एक वर्कपीस है, उसको एक कट में फिनिश करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक होगा। डिक्रीज कटिंग स्पीड को कम करना होगा, फीड रेट एंड डेप्थ कट को। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज फीड रेट, फीड की जो रेट है गति है उसको बढ़ाना होगा, उसमें वृद्धि करनी होगी। डेप्थ ऑफ कट रिड्यूस एंड कटिंग स्पीड को कम करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज फीड रेट, फीड रेट को बढ़ाना होगा, फीड की जो दर है उसको बढ़ाना होगा। एंड डेप्थ ऑफ कट एंड कटिंग स्पीड
ठीक है। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सॉरी आंसर, इसका ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज कटिंग स्पीड। तो ध्यान से पढ़ना, इंक्रीज कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड को इंक्रीज करना, कटिंग स्पीड में मतलब वृद्धि करनी, ठीक है। दूसरा क्या करना, रिड्यूस करना, कमी करनी है हमें किसमें, फीड रेट में एंड डेप्थ ऑफ कट में। सीधी सी बात है, अगर फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट में कमी करेंगे और कटिंग स्पीड को हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे क्या होगा, जो सरफेस की जो फिनिश है एकदम स्मूथ फिनिश प्राप्त प्रदान हमें हो जाएगी, ठीक है। स्मूथ फिनिश प्राप्त हो जाती है। इससे क्या होता है, एक कटिंग स्पीड मतलब कटिंग, इसमें काटने की गति तो बढ़ जाती है और फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट कम हो जाएगा। जो बोलते हैं लाइट कट लगा दिया, उसी मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ाकर लाइट कट लगाते हैं तो क्या होता है, सरफेस फिनिश अच्छी आ जाती है। इसे बोलते हैं फाइनल कट, ठीक है। फाइनल कट के दौरान ऐसा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल मशीनिंग कास्ट आयरन कूलेंट शुड बी। इनमें से कास्ट आयरन की कूलेंट के लिए कौन सा जो तरल पदार्थ है वो कौन सा यूज किया जाता है, ड्राई एयर, ड्राई एयर को यूज किया जाता है। कास्ट आयरन की सॉरी शीतलक के प्रयोग, शीतलक के रूप में कास्ट आयरन, सॉरी कास्ट आयरन जो है, कास्ट आयरन का जो मशीनिंग करनी है उसको के साथ शीतलक कौन सा प्रयोग किया जाता है, ड्राई एयर को किया जाता है, केरोसिन को किया जाता है, मशीन ऑयल को किया जाता है, सॉफ्ट वाटर को किया जाता है। इसमें पूछा गया ड्राई एयर, मैं बता देता हूँ दोस्तों, ड्राई एयर में भी हो सकता है बट केरोसिन, मैं आपको एक बार यहाँ आपको रिमाइंड करा देता हूँ, केरोसिन का जो प्रयोग करते हैं हम वो ओनली एल्युमिनियम के लिए करते हैं। एल्युमिनियम के लिए एल्युमिनियम की मशीनिंग की जाती है, उसके साथ केरोसिन का प्रयोग करते हैं। मशीन ऑयल किसी हार्ड पार्ट की, जो हार्ड पार्ट है हमारा ड्यूरिंग सीएनसी मशीन, ज़्यादातर उसमें यूज़ किया जाता है मशीन ऑयल का। सॉफ्ट वाटर का प्रयोग हम किसी के साथ भी नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे जो भी पार्ट्स होता है, वर्कपीस होता है, उसको जंग लगने का खतरा हो जाता है। तो इसी के साथ जो एक एलिमिनेशन प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी वजह से आपको ऑप्शन करेक्ट ना पता हो तो एक एलिमिनेशन प्रोसेस अपना सकते हो। उसमें क्या होगा, सॉफ्ट वाटर तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। बचा आपके पास कैरोसिन वाला, कैरोसिन वाला मैंने आपको बताया एल्युमिनियम के साथ करते हैं और किसी के साथ नहीं करते। दूसरी चीज आपको बता दी, मशीन ऑयल, मशीन ऑयल करते हैं हार्ड मटेरियल के लिए, तो कास्ट एंड हार्ड तो है नहीं, तो आपने तीनों एलिमिनेट कर दिए, बचा एक। तो इसी तरह से ए ऑप्शन इज द राइट, ए ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो इधर दिखाई दिया, ये कूलेंट है हमारा, ये कूलेंट होता है, इसको हम सोल्यूबल ऑयल बोलते हैं। माइल्ड स्टील वगैरह के लिए जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसका 1:20 रेशियो होता है इसका। इसमें 1 लीटर क्या होता है, सोल्यू हमारा पैराफिन होता है और 20 लीटर वाटर होता है। तो इस तरह से सोल्यूबल ऑयल बन जाता है। मल्सिफिकेशन होता है उसका एक, ठीक है। तो ये दूध के कलर का होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा वर्कपीस वगैरह होता है पर जंग नहीं लगता, ठीक है। तो हमने ये याद रख लेना दोस्तों। और एक चीज़ और साथ में आपको रिमाइंड करा देता हूँ, जो हमारा एक तांबा होता है, तांबा हो गया या फिर पीतल हो गया, पीतल के लिए भी हम ड्राई रख सकते हैं, तांबे के लिए भी हम अगर हाई स्पीड पर करना है, तांबे की कटिंग हाई स्पीड पर करनी है तो उसके लिए हम ये सोल्यूबल ऑयल प्रयोग कर सकते हैं। माइल्ड स्टील वगैरह, स्टील की जितनी भी जो हमारी डक्टाइल मेटेरियल हैं स्टील्स में, ठीक है, अलॉय हैं, उनके लिए हम ये सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if main purpose of using worm and worm wheel drives in machines and their accessories is to, वर्म एंड वर्म व्हील जो ड्राइव मैकेनिज्म है उसका प्रयोग एसेसरी के तौर पर क्यों किया जाता है। ऑप्शन है हमारा पहला, ट्रांसमिट करने के लिए, लार्ज टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। बी है प्रोवाइड लार्ज स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वर्म शाफ्ट टू वर्म व्हील। दोबारा से इसको पढ़ लेना ऑप्शन को, प्रोवाइड लार्ज स्पीड रिडक्शन, लार्ज स्पीड आ रही है उसको रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए फ्रॉम वर्म से वर्म शाफ्ट वर्म व्हील तक। तीसरा ऑप्शन है ट्रांसमिट हाइयर स्पीड, ये तो होगा इन्हीं को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो और इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, ट्रांसमिट लार्ज टॉर्क, टॉर्क लार्ज टॉर्क तो ट्रांसमिट करता नहीं है। ये ऑप्शन है प्रोवाइड लार्ज स्पीड रिडक्शन फ्रॉम वर्म से वर्म व्हील टू वर्म शाफ्ट, ये तो उल्टा ही दे दिया इसमें। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वी होगा। एक बार आप इसमें भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आया तो हिंदी में पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। हम बात करते हैं कैसे बी इसका करेक्ट आंसर होगा, उस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो वर्म एंड वर्म व्हील का एक इमेज दिखाया गया, अब एक बार आप माइंड में इमेजिन करिएगा, ये आपको हैंडल दिखाया गया, अगर आप इसको घुमाते हो, कितनी बार आप इसको घुमाओगे कि ये जो बड़ा वाला व्हील है एक चक्कर पूरा कर जाए। रिमाइंड करिएगा अपने दिमाग में, इसको आप ज़्यादा बार घुमाओगे तब जाके आप इसको कम से कम जो 40 बार घुमाओगे तब जाके ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो टीथ मैच कर रहे हैं तो 2 से 3 टीथ ओनली मैच करते हैं, ठीक है। आपने पहले देखा ही होगा जो आपके घर में चारा काटने वाली मशीन्स होती है, ठीक है, ज़्यादातर लोग गाँव से हैं तो आपको पता ही होगा, तो उसमें भी यही मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये जो हमारी होती है ये वर्म होती है, ये वर्म शाफ्ट होती है और ये हमारा वर्म व्हील होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इस प्रोसेस के बारे में, कैसे प्रोसेस होता है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, इसका जो काम किया जाता है, इसका प्रोसेस यही है, लार्ज जो स्पीड है उसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब हाई स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस शाफ्ट इज टर्न इन वन फिनिश कट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द मशीनिंग टाइम। एक शाफ्ट को एक फिनिश कट में कंप्लीट करना है, इनमें से कौन सा पैरामीटर जो होगा जो डायरेक्टली प्रभावित करेगा मशीनिंग टाइम के लिए। कटिंग स्पीड डायरेक्टली प्रभावित करता है, नहीं करता है, तो इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। बी ऑप्शन है हमारा सेटिंग एंगल, किसी भी एंगल में सेट करो उससे क्या फर्क पड़ना है यार, इसको भी वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। डायमीटर ऑफ वर्क पीस, इससे भी कोई खास रोल नहीं है। टूल ट्रेवल डिस्टेंस, हमारा जो मेन मकसद है वो टूल ट्रेवल डिस्टेंस है, जितना हमारा टूल ज़्यादा ट्रेवल करेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस करता है मशीनिंग टाइम वो टूल ट्रेवल डिस्टेंस पर ही करता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ए प्लेनिंग मशीन द डेप्थ ऑफ कट इज गिवन बाई। प्लेनिंग मशीन में डेप्थ ऑफ कट की गहराई को किसके द्वारा दिया जाता है, एडजस्टिंग टूल स्लाइड, टूल की स्लाइड को एडजस्ट करके, रोटेटिंग द फीड स्क्रू ऑफ द टूल होल्डर, टूल होल्डर के ऊपर जो फीड स्क्रू होगा उसको घुमाकर, मूविंग क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड को मूव कर कर, लिफ्टिंग द वर्क पीस। दोस्तों पूछा गया डेप्थ ऑफ कट ना कि फीड, ये याद रख लेना, डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट अगर पूछा जाता है तो इसमें एडजस्टिंग टूल स्लाइड को, ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब हर बार टूल स्लाइड को एडजस्ट करोगे ऐसा तो संभव है ही नहीं। रोटेटिंग द फीड स्क्रू ऑफ टूल होल्डर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर पूछा जाता है फीड किसके द्वारा दी जाती है तो फीड दी जाती है मूविंग क्रॉस स्लाइड, फीड के लिए जो करेक्ट हो जाता है वो सी हो जाता। बट पूछा गया डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट हमारा दिया जाता है प्लेनर मशीन में बी के द्वारा, बी ऑप्शन मतलब रोटेटिंग ऑफ द फीड स्क्रू ऑफ टूल होल्डर, ठीक है। बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार हम समझ लेते हैं कैसे प्लेनर मशीन होती है, आपके मन में क्यूरियोसिटी बनी होगी, प्लेनर मशीन फीटर वालों ने नहीं देखी होगी, टर्नर वालों ने आई होप देखी हो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, साक्षात दर्शन करा देता हूँ प्लेनर मशीन के। तो ये होती है हमारी प्लेनर मशीन, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन पे बात कर रहे थे ये हमारा होता है रोटेटिंग फीड स्क्रू, इसके द्वारा हम डेप्थ ऑफ कट देते हैं, और जो फीड दी जाती है वो ये हैंडल लगा हुआ है आपका, के द्वारा फीड दी जाती है, ठीक है। ये क्रॉस स्लाइड है हमारी, ये कॉलम हो गया, टेबल हो गई जो कि ग्रे कास्टन की बनी होती है, ये बेड कास्टन का बना होता है, और ये हमारा यहाँ ये पूरा टूल हेड है, ठीक है। तो ये आपने प्लेनर मशीन देख ली, प्लेनर के जो संबंधित क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब क्या हुआ, आपका जो क्वेश्चन रहेगा माइंड में सेट, मतलब एक तरह से सेटअप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने साक्षात उस चीज़ के दर्शन कर लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ते हुए। द पोजिशन ऑफ द गियर कटर ऑन द आर्बर ऑफ रैक मिलिंग, मिलिंग से पोजीशन ऑफ गियर कटर की पोजीशन कहाँ होगी, आर्बर पर रैक मिलिंग के दौरान, जो रैक काटते समय मिलिंग मशीन पर, जो आप मिलिंग मशीन के आर्बर पर गियर कटर की पोजीशन कहाँ होगी, ठीक है, रैक की मिलिंग करते समय। नियरर टू द कॉलम, कॉलम के नज़दीक होगी, नियर टू द आर्बर सपोर्ट, आर्बर सपोर्ट के पास में होगी, एट द मिडिल, मिडिल में रखेंगे, एट एनी पॉइंट ऑन द आर्बर, एट द एनी पॉइंट ऑफ द आर्बर, ये संभव है ही नहीं किसी भी, मतलब ये तो वही बात हो गई कि कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो डी तो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हो। एट द मिडिल, एट द मिडिल तो रखना ही नहीं है, अगर एट द मिडिल ही रखना होता तो क्वेश्चन ही क्यों बनता, दूसरी भी आपने एलिमिनेट कर दिया। दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, नियरर टू द कॉलम, कॉलम के नज़दीक रखना, कॉलम के नज़दीक कहाँ रख सकते हो,
के बीच में भाई कॉलम के नज़दीक में आर्बर सपोर्ट कहाँ गया फिर? आर्बर सपोर्ट भी होता है ना, नियर टू द आर्बर सपोर्ट। आर्बर सपोर्ट का क्या काम करता है? यही काम करता है। तो आर्बर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। बीच में रखोगे तो वही बात है, अनइवन जो आपकी जो रैक की जो डेप्थ है या फिर आपका एंगल्स है वो थोड़ा बहुत प्रभावित वैली उसमें वेरिएशन आ सकता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, उससे क्या होता है, रिजिडिटी बढ़ जाती है, मजबूती उसकी बढ़ जाती है और एक इक्वल जो फॉर्म तैयार हमारी रैक की हो जाती है। तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नियरर टू द आर्बर सपोर्ट। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया, इधर साइड में आप देख रहे होंगे, इधर 3 कॉलर लगे हुए हैं कटर से इधर, और इधर 2 लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, इधर यहाँ क्या है आपका आर्बर सपोर्ट है, आर्बर सपोर्ट के थोड़ा पास में ही है, और ये एक साक्षात आपने दर्शन कर लिया रैक मिलिंग के। इससे बढ़िया बात होगी कि आपके लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल ऑफ विच मार्क एक्स? इनमें से कौन सा एंगल, जो इनमें से कौन सा एंगल है जो कि मार्क किया गया है एक्स के द्वारा? ये ड्रिल है, ड्रिल का जो एक एंगल होगा, अगर इसके बारे में आपने नहीं पता तो समझ लीजिए आपने अभी तक फिटर या टर्नर मशीनिस्ट में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पता ही होना चाहिए। इस एंगल्स को क्या बोला जाता है? रैक एंगल बोला जाता है, पॉइंट एंगल, लिप एंगल, बेब एंगल। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस एंगल को आप पॉइंट एंगल बोलते हो। ठीक है, जो कि इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा आगे। पॉइंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, आपको बता देता हूँ पॉइंट एंगल डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए कितना कितना रखा जाता है। प्लास्टिक की आप अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो 60 डिग्री रख सकते हैं। लकड़ी वगैरह की अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो 90 डिग्री तक रख सकते हैं पॉइंट एंगल। अगर जनरल पर्पज़ के लिए आपने पॉइंट एंगल रखना है तो आप 118 डिग्री रख सकते हैं। अगर 135 डिग्री जो रखा जाता है वो हार्ड एंड टफ मटेरियल के लिए रखा जाता है। इसी के दौरान दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको कंफर्म रिमाइंड करा देता हूँ, जैसे कि मैंने पार्ट 20 में आपको बताई थी, एच फॉर्म आपको याद रखनी है हार्ड मटेरियल के लिए। जो हार्ड मटेरियल के लिए हम हेलिक्स एंगल रखते हैं, कितना रखते हैं? एन जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल के लिए कितना रखते हैं? और एस HNS और एस के लिए कितना रखते हैं? सॉफ्ट मटेरियल के लिए 35 से 40 रखते हैं। और जो हमारा हार्ड होता है, हार्ड HNS, ये फॉर्म हमने याद रखनी है। ठीक है, और दूसरी जो हमने जनरल जो हेलिक्स एंगल रखते हैं वो 27.5 डिग्री रखते हैं। एक बार पार्ट 20 भी देख लेना, उसमें भी काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट दिया गया है, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी आपके लिए एग्जाम्स के लिए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी रिलेवेंट है। तो बने रहिए टेक्निकल कैंपेनिंग के साथ। आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो, काफ़ी रिलेवेंट लगा होगा आपकी इस तैयारी से। दोस्तों अगर इसी तरह से आप डेली अपनी स्किल को बूस्ट करना चाहते हैं तो बने रहिए टेक्निकल कैंपेनी के साथ, डे बाय डे स्किल को बूस्ट करते रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।